अस्सलाम वालेकुम। जियो के एंकर पर्सन और मारूफ जर्नलिस्ट हामिद मीर के ऊपर हमला, 6 गोलियां उन्हें लगीं और अभी ये बताया जा रहा है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। आज प्राइम मिनिस्टर ने विजिट भी किया और 3 रुकनी जुडिशल कमीशन के नाम सामने आ गए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी हमने नहीं देखा, लेकिन जो ज़राए करके चीज़ रिपोर्ट हो रही है, समा ने भी की और जंग और डॉन ने भी की। उसमें अनवर ज़हीर जमाली साहब हैं, इकबाल हमीदुर रहमान और जस्टिस एजाज अफसल, 3 लोगों के नाम हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 3 हफ्ते के अंदर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अभी तक की जो पोजीशन है जियो ग्रुप ने और ख़ुद हामिद मीर की जो अपनी स्टेटमेंट थी उसकी रोशनी में पहले दिन बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली उन्होंने ISI और DGISI के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ किसी हद तक उसे उन्होंने बैलेंस करने की, मुतवाज़न करने की अपनी पोजीशन को कोशिश की, लेकिन बहुत से सवालात हैं और तहकीकात कहीं पहुँचेंगी, कोई नतीजा निकलेगा। वो लोग जो इस हमले में मुलव्वस हैं कभी वो कुटहरे में पहुँचेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे मामलात हैं, हिदायतुल्लाह से शुरू हो जाए, हामिद मीर के ऊपर अटैक तक आ जाएँ, कहीं हम पहुंच नहीं पाते। कमीशन बनते हैं, बयानात आते हैं, उसके बाद चीज़ जो है वो खुखाते चली जाती है। तो आज का प्रोग्राम हम इसी टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे कि इन इन्वेस्टिगेशंस का कुछ नतीजा निकलेगा तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए। हमारे पास स्टूडियो में आज बड़े मारूफ जर्नलिस्ट एंकर पर्सन तैन साहब, जावेद चौधरी साहब और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट जस्टिस तारिक महमूद साहब हैं। खुश आमदीद कहता हूँ तीनों को। इसके अलावा शाही सैयद साहब हमारे साथ होंगे, शॉर्टली हमें ज्वाइन कर लेंगे। तला साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। केस, बयानात, इल्ज़ामात, सारी चीज़ें सामने हैं, नेक्स्ट मूव क्या होनी चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पर तो अगर आप सहाफ़ियाना ज़ाविया इस्तेमाल करें, मेरे पास कम से कम इस ज़ाब्ते के अलावा और तरीक़ाकार नहीं है चीज़ों को परखने का, क्योंकि मैं कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ, ना ही मैं पुलिस को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मेरे पास वो सलाहियत मौजूद नहीं है। जो हमारा तरीक़ाकार है, अगर मुझे इसको बतौर स्टोरी ही परसू करना है, तो मेरी पहली डिमांड ये होगी, तवक्को ये होगी कि जिन लोगों ने, जो भले आलाकार होंगे किसी के भी, ये घिनौना काम किया है, उनको पकड़ा जाए। इसके बाद पता चलेगा, फिर उसके मुख्तलिफ जाविये खुलेंगे, उनके पीछे कौन से कूते हैं, कोई हाथ हैं, कोई ग्रुप्स हैं। तो इंसिस्टेंस जो है मेरे ख्याल में बुनियादी होनी चाहिए इस वक्त कि जिन लोगों ने काम किया है उनको पकड़े जाना चाहिए, ताकि इसके इर्द गिर्द जो हमने प्याज से भी ज़रा तहें बना दी हैं इस मामले को, वो ख़त्म तो हो ना। जब तक वो जो मुजरिम है वो नहीं पकड़े जाएंगे नदीम, उस वक्त तक ये जो पतंग उड़ाई जा रही है हर तरफ, ये ख़त्म नहीं होगी। और मुझे लगता है कि पतंगियां भी आसमान से बातें करने लग गई हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़, ज़मीनी मामला दब के रह। जावेद चौधरी साहब, अगर एक लम्हे के लिए हम ये तसव्वुर कर लें कि इसमें ISI का कोई एलिमेंट, कोई ग्रुप इन्वॉल्व था या TTP इन्वॉल्व थी, क्या दोनों सूरतों में हमारे तहकीकाती अदारे जो हैं वो उन तक रसाई हासिल करके पूरी तफसीलात हमारे सामने ला पाएंगे? देखिए, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है जिसमें खान लियाकत अली खान का कत्ल वो आज तक सामने नहीं आ सका, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल तो बिल्कुल हमारे सामने की बात है, और 5 साल हुकूमत भी रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसके फ़ौरन बाद वो अपने 5 सालों के इक़्तिदार में भी बेनज़ीर भुट्टो के कातलों को सामने नहीं ला सके। जितने कमीशंस बने आपके सामने, उन कमीशंस की रिपोर्ट्स भी आपके सामने है, उसकी कारकर्दगी भी सामने है, और रियासत का जो उस पर रियासत की कारगुजारी थी वो भी आपके सामने। लिहाजा अगर सिर्फ ये कहा जाए कि ये कमीशन जो होगा ये कोई नतीजा लेके आ जाएगा सामने, तो ये बड़ी मुश्किल लगता है मुझे। लेकिन जहाँ तक हामिद मीर है, ये जहन में रखिएगा कि हामिद मीर पाकिस्तान के जो चंद बड़े सहाफ़ी उनमें शुमार होता है, हमारा दोस्त भी है, हमारा भाई भी है, हमें उसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ी हम देंगे और उसके साथ खड़े होंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नदीम मलिक साहब, उनका जो इदारा है उसका कोई किरदार बहुत अच्छा नहीं था इस सारे मामले में, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हामिद मीर को उन्होंने मजलूम बना दिया हर लिहाज से। जिस तरह उनसे एक मंसूब वसीयत जो सामने आ गई इदारे की तरफ से, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हामिद मीर साहब होश में आने के बाद उसी वसीयत को कैरी करते हैं, तो वो इसका मतलब ये है कि वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम पर FIR कटवाएंगे। FIR कटवाने के बाद क्या वो साबित कर सकेंगे कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ही इसमें मुलव्वस है या ऐसे मुलव्वस है, जो नामुमकिन लगता है सरेदस्त। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं और ये कहते हैं कि इस वसीयत का कोई ताल्लुक़ नहीं था मेरे साथ, तो यूँ महसूस होगा कि वो कमज़ोर हो चुके हैं और उनकी पोजीशन जो होगी एक वीकर पोजीशन कौम के सामने आएगी, उससे उनकी जो एक क्रेडिबिलिटी उसको बड़ा नुकसान पहुँचेगा। मेरा ख्याल ये था कि उसके इदारे को सहाफ़ियाना असूलों के मुताबिक चलना चाहिए था, सिर्फ इल्ज़ामबाजी की बुनियाद पर इतना प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए था जिससे हामिद मीर की साख को नुकसान पहुँचे। ये बहरहाल सिर्फ इल्ज़ामबाजी नहीं थी, हामिद मीर का जो स्टेटमेंट है मैं उसका खुद विटनेस हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ओवरडू इस तरीके से हुआ। मैं जस्टिस साहब से पूछना चाहूँगा कि हामिद मीर का जो भी शक था जिस ISI के हवाले से, उसमें क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए था उस तहकीकात का? क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें जर्नलिस्टिक एंगल, मैं तला साहब की तरफ भी आऊँगा, क्योंकि
शुबा जो है वो जुर्म को साबित नहीं कर देता, वो तहकीकात का आगाज तो बन सकता है, लेकिन जुर्म हतमी तौर पर साबित करने के लिए कुछ और सवालात भी सामने आने चाहिए। साहब ने जो बात की ना, उससे पहले एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखें, क्रिमिनल केस, देखें ये क्रिमिनल केस है, एक ऑफेंस कमिट हुआ है, ज़्यादा सीरियस होना था लेकिन अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी रखी थी, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर तो है और बड़ा सीरियस। तो भाई जी सबसे पहले जो आपने काम करना है, क्योंकि इन अ वे इन्वेस्टिगेशन तो शुरू हो चुकी है, ओ भाई एफआईआर तो रजिस्टर्ड करो। एफआईआर तो वो जो है, जो उनके साथ ड्राइवर था वो भी रजिस्टर कर सकता था। एफआईआर जो उनके साथ को बॉडीगार्ड है वो कर सकता था। अगर वो नहीं भी करने पर राजी थे, उनकी अपनी को मजबूरी थी, तो पुलिस वालों को पता चल गया ना। बेशुमार एफआईआर ऐसे हैं जो कि पुलिस रिपोर्ट करती है, वाक्य को रिपोर्ट करना। आप वाक्य को रिपोर्ट करते, वाक्य को रिपोर्ट करने के बाद देखें, बात सुने, ये मुशर्रफ का जो हमला हुआ था और जिसमें अल्टीमेटली लोग पकड़े गए और कन्विक्ट भी हुए, कैसे एक चिप निकली थी ना। तो देखें जिस वक्त ये हामिद मीर वहां से निकले ना, देखें कोयटा में एक केस हुआ था, ये सारे कोड वर्ड्स होते हैं। जिस वक्त वो निकले होंगे, अगर सफेद गाड़ी थी, वहां पर एक आदमी होगा, उसने यकीनन मोबाइल पर उसको इतला दी होगी, जो भी कोड वर्ड में मिस कॉल दी। दूसरा ये है कि जहां से पार्किंग से आप निकलते हैं ना, तो वहां पर यह भी हो सकता है कि आपको कुछ ज्यादा देर लग जाए, अगर क्यू लंबी है। वहां से किसने सिग्नल दियागा, वहां से लेकर इस पॉइंट तक फासला जो है उसकी मेजरमेंट हुई होगी कि कितनी देर में वहां पर पहुंचेगा। फिर एक और बात अहम हुई होगी कि ये हामिद मीर किस तरफ बैठे हुए थे, क्योंकि वो गाड़ी जो मैंने टीवी पर देखी है, गलत या सही, उसमें पीछे जो है वो टेंटेड शीशे नहीं थे, क्लियर थे, अच्छा ट्रांसपेरेंट थे। तो ये भी पता चल गया होगा कि हामिद मीर इस तरफ बैठे हैं या इस तरफ बैठा है। ये भी बड़ा रेलेवेंट। आपकी बात में थोड़ा सा इजाफा करते हुए, तलत साहब के प्रोग्राम में डे बिफोर यस्टरडे वो हमारे पास शाहिद हयात साहब थे जी। तो जो आपने बात की एग्जैक्टली इसी तरीके से किसी ने पिन पॉइंट किया होगा, क्योंकि शाहिद हयात साहब का कहना यह था कि जिसने गोलियां चलाई हैं उसने अपनी पोजीशन चेंज की है इस चीज के पेश नजर कि हामिद मीर इस साइड पे बैठा है, वो रोड के दूसरी तरफ आया, फिर वहां से उसने आके पूरा मैगजीन। अच्छा, दूसरी एक और बात है, ये शाहिद साहब की जिनकी आपने बात की और रात में एक चैनल पर था, तो उन्होंने रात 10 बजे उसको कहते जी अभी तक तो एफआईआर नहीं है, खाके बने हैं। देखिए यही चीजें हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आगे जाती हैं। डेनियल पर के कातिलों को नहीं पकड़ा था आपने 10 दिन में। तो मेरा पॉइंट ये कि बुनियादी तौर पर यह क्रिमिनल केस है, और यहीं से तलत साहब की वो बात आके मिलती है कि भाई जब तक उस फर्द तक आप नहीं पहुंचोगे, तो ये तो बात की बात है ना कि उसके पीछे कौन था। और एक और अहम बात देखें, ऐसे केस में जिसमें, अच्छा मिसाल के राज शाहिद साहब ने कहा कि हम जरा डेलिब्रेट कर रहे हैं, जाहिर है उनसे पूछ रहे होंगे कि क्या एफआईआर कॉन्टेंट्स क्या होनी चाहिए, तो ये तो डेलिब्रेशन हो गई ना। किसी भी क्रिमिनल केस में जिस वक्त डिले इन एफआईआर हो और ये डेलिब्रेशन का फैक्टर आ जाए बीच में, तो ये एक बहुत बड़ा $1 मिलियन पॉइंट होता है एक्यूज की तरफ से ट्रायल कोर्ट में और एपलेट कोर्ट में। जनाब ये तो एक वाकया हुआ है, तो ये तो इन्होंने डेलिब्रेशन करके जो है एफआईआर लॉन्च कराई है, ये तो कंसल्टेशन के साथ ये उसका केस को कमजोर करने की बहुत कोशिश हो रही है। हम रोज इस बातों पर लोगों से जो आप लोग बाद औकात गिला करते हैं ना कि लोग पकड़ते हैं और जो इदारे भी कहते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट छोड़ देती है, और होम डिपार्टमेंट सिंध को दोनों को इस बात का इदराक नहीं है कि एक बड़ा मारूफ आदमी है और उसका केस कमजोर कर रहे हैं। देखे ना पुलिस, अच्छा अगर कोई सामने नहीं आ रहा था भाई, उस इलाके का एसएचओ जो अपना केस रजिस्टर करता, नामालूम अफराद के खिलाफ। बहुत बड़ा सवाल है तलत साहब। एक शर्जील मेमन साहब ने कहा कि जियो फेंसिंग के हवाले से उन्हें फेडरल गवर्नमेंट से चीज़ें कुछ दरकार हैं। फ़ोन जहाँ से किए जाते हैं, एयरपोर्ट से किया गया होगा या उस स्पॉट से लेकर कारसाज तक जहाँ किया गया, वहाँ ये सारी चीज़ें ले सकते हैं कि वो नंबर्स कौन से थे। कंपनीज़ का पूरा डाटा रिकॉर्ड के ऊपर होता है। सलीम शहजाद के केस में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड से गायब हो गई थी, ये आपके नॉलेज में होगा जब आपने तफसीलात देखी होंगी। जस्टिस साहब की अगर बात को मैं बुनियाद बना लूँ तो जितना टाइम गुजरता जा रहा है उसके साथ साथ एविडेंसेस कम होती जाएंगी। अब ये आपने दुरुस्त बात की, अगरचे ये काबिल बहस पहलू हो सकता है कि डिले क्यों हो रहा है। डिले इस वजह से हो रहा है कि रियासत और हुकूमत और इंतज़ामिया के इदारे जानते बूझते हुए पहलू तही कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी निभाने से, या डिले इस वजह से हो रहा है, इसकी तरफ जावेद चौधरी ने इशारा किया था कि आपने एक हाइप इतनी बड़ी बना दी है उसके बारे में, और आपने इतने ज्यादा मुख्तलिफ और इंतहाई मुतनाज़ा जाविये उसके अंदर डाल दिए हैं कि इंतजामिया जो थानेदार है वो हाथ लगाने से पहले डरेगा, उससे पहले इवन एआईजी भी डरेगा उससे पहले कि ये मामला। बड़ी अच्छी बात है, जियो वाले हैं ना,
उनको चाहिए था कि अपने ड्राइवर को कहते कि भाई तुम एफआईआर लिख के उनके पास दे दो, दरखास्त दो, देखें रिकॉर्ड पर टाइमिंग आ जाती। अगर उसके बाद एसएचओ रजिस्टर नहीं करता, ये वो जिम्मेदारी आएगी तो कम से कम फर्स्ट वर्जन तो आ जाएगा ना। फिर कोई ये तो नहीं कह सकेगा कि जनाब ये डेलिब्रेशन से और जिसे वो कच्ची एफआईआर कहते हैं वो लिख के हाथ में वहां दे देता है ताकि रोज नामजे में दर्ज हो जाती। क्योंकि अगर वो नामालूम अफराद के खिलाफ होगी तो मेरा ख्याल फिर एसएचओ को उसको रजिस्टर्ड करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। कम से कम एफआईआर साहब ये बहुत बड़ा एंगल है जिसकी बहुत बड़ा एंगल है, और ये इतना कॉमन सेंसिकल एंगल है कि उस तमाम बड़ी बहस जिसको शुरू कर दिया गया था हामिद मीर का, और मैं तो उस वक्त से कह रहा हूं कि आपने हामिद मीर से बड़ी ज्यादती की है, असल मामले से तवज्जो आपने हटा दी है। 2 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज हुई है। मैं आपको बताऊं कहां पर हुई है, वो मीडिया के अंदर दर्ज हुई है। अदालत कहां पे लगी है, वो मीडिया के अंदर लगी है। हामिद मीर के हक में भी लगी है, हामिद मीर के खिलाफ भी लगी है, और दोनों ही इंतहाई काबिल एतराज हैं। तो जब आप एक कानूनी, इंतजामी और पुलिस के मामले को ढोल में तब्दील कर देते हैं और एक तरफ से कोई और बजाता है, दूसरी तरफ से और बजाता है, तो असल मामला दब के रह जाएगा। मुझे खदशा ये है कि अब ये तनाज़ा इतना बड़ा, ये बात का बतंगड़ इतना बड़ा बना दिया गया है बहस के जरिए कि असल मामला दब जाएगा। और ये मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूं कि हामिद मीर के लिए सबसे ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन। देखिए जजमेंट कब पास की गई, ये जो तस्वीरों की लड़ाई है, उनका ख्याल है कि हमारे चैनल के ओनर की तस्वीर रखकर एक शख्स प्रोग्राम करता है और उसके पीछे आईएसआई है, तो ऐन मुमकिन ने सोचा हो कि हम जरा फिर आपकी भी तस्वीर रख के जरा हम प्रोग्राम करें। तो आपकी तस्वीर तो आपने रखी, अब तस्वीरों की आपने लड़ाई शुरू कर दी। ये तमाम जजमेंट ये उस वक्त हुई जब वो बेचारा अपनी मौत अजीज की कशमकश में मुब्तला था, अमले जराही में से गुजर रहा था, उससे किसी ने पूछा भी नहीं है। आपने उसके बिहाफ के ऊपर इतना बड़ा मामला खड़ा कर दिया, अब निपटाना उसको है। वैसे एक सवाल मैं जावेद चौधरी साहब आपसे पूछूं, आपने जियो चैनल का, मैं जियो का एम्प्लॉय हूँ, बहरहाल समा का एम्प्लॉय हूँ, लेकिन कुछ लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ बैठा प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरे मालिक ने, इस चैनल के मालिक ने या सीईओ ने मुझे लिख के ये इंस्ट्रक्शंस पास ऑन नहीं की होंगी कि तुमने कौन कौन से सवालत करने हैं, कौन से नहीं करने। जो किसी चैनल में नहीं होता। जो लोग जियो के ऊपर और जो लोग 1-2 और चैनल्स के, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उस लड़ाई से बचने के लिए, उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की डे 1 और फिर डे 2 उसका रिएक्शन दिया। हामिद मीर को हीरो भी बनाया और उसको विलन भी बनाया। एक आईएसआई इदारे, मैं खुफिया तरीके से नहीं बोलता, डीजी आईएसआई को मुजरम भी बना दिया, फिर कहा नहीं नहीं ये तो कौमी इदारा है। इससे बचने के लिए एक जर्नलिस्टिक एथिक्स होते हैं जिनको कहीं ना कहीं सब ने कंप्रोमाइज किया, उन लोगों को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। अब देखिए नदीम मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि जियो और जंग ग्रुप पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है, इसमें कोई शक नहीं। और हम 3 यहाँ बैठे हुए हैं, जज साहब तो जाहिर जर्नलिस्ट नहीं, हम तीनों उस इदारे के साथ वाबस्ता रहे हैं, आप भी रहे हैं। मैं तो 10 साल न्यूज में काम करता हूँ, तलत साहब पर मैं बड़ा अर्सा कुली। लिहाजा हमने जो हमारा कैरियर है उसका शुरू का जो हिस्सा है वो हमने इसी ग्रुप के साथ गुजारा है, और जो आज वैल्यूज हमारी जर्नलिस्टिक वैल्यूज हैं उनकी बेस वही इदारा है। उसी ने हमें सिखाया था कि शक की बुनियाद पर कभी खबर फाइल ना करें जब तक आपके पास सबूत ना हो, किसी के ऊपर इल्जाम ना लगाएं, जब तक आप कंफर्म ना कर लें किसी चीज़ को, आप अपने मीडिया में ना दें, स्क्रीन पर ना दें, और वो छपना नहीं चाहिए, नाम गलत ना दें। ये सारी चीज़ें हमने उसी इदारे से सीखी थी। अखबार में हमने चीज़ें लर्न की थी, कुछ चीज़ें टीवी पे आके सब ने कंप्रोमाइज़ की हैं। लेकिन यहाँ मुझे 2 दिन की बहस में ये लगा है, सिर्फ जियो नहीं है, मैं दूसरे चैनल का नाम नहीं ले रहा जहाँ पे वो एक मुकाबले की फिजा में दूसरे प्रोग्राम है, मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ कि ARY पे हो रहा है, मैं नाम ले देता हूँ, ARY पे हो रहा है। पहले लेकिन तलत साहब ये चीजें भी नहीं लगाई, ये तलत साहब हमने ये चीजें तो नहीं थी सीखी जानी। लेकिन इसमें सिर्फ टीवी चैनल्स का मामला नहीं है, मैं बता देता हूं, जर्नलिज्म है नहीं, ये सिर्फ टीवी चैनल्स का है। लेकिन जियो मेरा और आपके जर्नलिस्टों का भाइयों का तक ये चंद अफराद नहीं थे, और जिसके ऊपर इंतजामिया को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आप उनके अंग्रेजी का अखबार उठा के देख लें, उस अखबार का मैं मुदीर रह चुका हूं, मैं उस अखबार को मैं पहचान ही नहीं पाता जो जिस किस्म का मवाद उसके अंदर छप रहा है। आज जंग ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस की तरफ से अपने इदारे की पॉलिसी बयान की गई है, जो बाहर का हिस्सा है वो काबिल कबूल है, जो अंदर उन्होंने फ्रेमवर्क तय किया उसके अंदर भी वाज़ेह इशारे मौजूद हैं किस तरफ वो जा रहे हैं। उन्होंने अपने तजिया निगार लगाए हुए हैं, उन्होंने पहले दिन ये भी छाप दिया अपने अखबार में, और अखबार में रिफ्लेक्ट करने का टाइम ज्यादा होता है। हम सबको मालूम है कि जी डीजी आईएसआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, कानूनी माहिरीन ये कहते हैं। दिस अ डिलिबरेट अटेम्प्ट, इस वक्त डिलिबरेट है या अनइंटेंशनल है, आई टेक माय वर्ड्स बैक, दिस इज एन अटेम्प्ट गोइंग ऑन। हामिद मीर का केस बिल्कुल परे हो गया, मतलब वो पीछे चला गया, दूसरी लड़ाई सामने आ गई। देखिए वो मजलूम आदमी है, इस वक्त हामिद मीर को सबसे बड़ा मजलूम समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि मीडिया ने उसको रगड़ दिया,
सोशल मीडिया के ऊपर जो उसके खिलाफ कंपेन चल रही है वो उसके खिलाफ चल रही, 6 गोलियां उसको लगी हैं, जख्मी हालत में वो पड़ा हुआ है वहां पे, और बजाय इसके कि उसका ग्रुप या दूसरे ग्रुप उस इंसान का ख्याल रखते, उन्होंने अपनी जंग शुरू कर दी, अपनी लड़ाई शुरू कर दी। तो कितनी ज्यादती उस शख्स के साथ। मैं एक ब्रेक ले लूँ, उसके बाद जस्टिस साहब की तरफ आऊँगा, लेकिन किसी के भी ख्यालात से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना मतलब ये नहीं है कि आप उसको गोली मार दें या उसे वतन दुश्मन करार दे दें या उसकी लॉयल्टी जो है पाकिस्तान के साथ उसको क्वेश्चन करें। आप उसके नज़रियात से इख्तलाफ करने का हक रख सकते हैं, उसे ये नहीं कह सकते कि वो इंडियन एजेंट हो गया। मुझे उससे शदीद इख्तलाफ है जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं। एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जस्टिस तारिक से बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जैसे तारिक साहब, जो 3 रुकनी जुडिशल कमीशन का जिक्र हो रहा है, कितना पावरफुल होगा? इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस मेरी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन क्या ये इस काबिल होगा कि पूरी डिटेल सामने लाकर जो मुजरम है वहाँ तक पहुँच सके? देखिए ना, आपने सवाल में जवाब दे दिया। टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है ना हुकूमत ने बनाना है, तो सवाल ये कि हुकूमत टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या किया जाएगा, तो फिर उसके मुताबिक चलेंगे ना। फिर दूसरी बात है क्या करेंगे, अखबार में इश्तिहार आएंगे, टेलीविजन पर ऐलान किया जाएगा कि जिसके पास भी एविडेंस है आए पेश करें। ओके, फिर एक बात पॉसिबल ये हो सकती है कि उनको ये भी इख्तियार है कि वो किसी भी फर्द को बुला सकते हैं किसी भी इशू पर जो है वो अपना ओपिनियन देने के लिए या बयान देने के लिए। लेकिन वहाँ पर 2 प्रोवाइजो है। एक प्रोवाइजो ये है कि अगर मिसाल के तौर पर मुझे बुलाएंगे, मान लीजिए मैं अपनी ज़ात को किसी और को ही बुला लेते हैं, अगर वो आ भी गया फर्द, तो पहली बात ये है कि ये कानून में, उस कानून में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू प्रिविलेज विच ही मे क्लेम अंडर एनी अदर लॉ, दिस इज वन। और दूसरी बात है कि उसकी एविडेंस जो है उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये बात है, क्योंकि देखिए एक बात, मिसाल के तौर पर तारिक महमूद को एक्यूज कर दिया, मान लीजिए कमीशन तारिक महमूद को एज एक्यूज बुलाते भी तुम्हारा नाम आया यहां पर, तारिक महमूद अगर एक्यूज के तौर पर पेश होगा तो एक्यूज जो उसका स्टेटमेंट जो है मेरे खिलाफ है, इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये प्रोसिक्यूशन का काम है कि मेरे खिलाफ एविडेंस लेकर आए। ये नहीं है कि मुझसे आप खुद आपका बयान जो है वो आपके गले में फंदा नहीं डाल सकते। पहली बात है मैं कहूंगा मैं नहीं देता, आई एम एक्यूज, व्हाई शुड आई गिव स्टेटमेंट। दूसरी बात ये मैं प्रिविलेज करूंगा। और तीसरी बात है, अगर मिसाल के जैसे पुलिस वाले डंडे वंडे मार के ले लेते हैं, मैं जाके मुनकर हो जाता हूं, कहते हैं जनाब जबरदस्ती मुझसे लिया, ये मुझे लालच। लेकिन जैसे साहब फिर सवाल मेरा वही दोबारा घूम के आ जाएगा कि जिन लोगों ने ये 2 दिन डिबेट की, उन्होंने फिर बहुत ज्यादा चीजें मैसअप कर दी ना। वो तो बड़ा कुछ मुतालबा कर रहे थे कि पेश हो जाएं, इस्तीफा दे दें और ये कर दें, वो तो फिर कमाल ही हो जा रहा था। बहरहाल अब मैं उस पर क्या तबसरा करूं। लेकिन एक और बात है, इस किस्म के जो कमीशन बनते हैं ना, अगर आप हमारी हिस्ट्री देखिए, इन्होंने भी जिक्र भी किया, तो बाद औकात ये भी होता है कि ये गवर्नमेंट पर एक प्रेशर भी होता है। और पिछले कुछ दिनों में जो है ना, गवर्नमेंट को खासा टफ टाइम मिला है मीडिया की तरफ से मुशर्रफ के इशू पर। आप बेहतर जानते हैं बहुत से लोग जो है वो इधर भी कुछ बहुत ओपन हो गए, कुछ थोड़े से पहले नहीं पता तो ओपन हुए। वो पहले पता है जी, जैसे साहब किसको नहीं, आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट को कुछ थोड़ी सी वो भी तो चाहिए थी ना हमदर्दी। उन्होंने कहा लगा दो भाई थी, वरना अदरवाइज देखे ये 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का कमीशन आज तक नहीं बना। भुट्टो साहब का जो मर्डर हुआ था, सिर्फ शमीफुर रहमान साहब 1 कमीशन, मुर्तजा भुट्टो का केस हुआ था, नासरम साहब 2 जजेस, और फिर ये सलीम शहजाद अदर और जितने भी होते रहे, और ये 3 सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान। एक मरतबा बना था, वो भी उस वक्त बना था जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनवाया था। वो एक अलग इशू है। 3 सर्विंग जजेस 3 सुप्रीम कोर्ट के, वैसे तो आपको मीमो कमीशन का भी था, वो एक अलग इशू, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। मुझे याद नहीं पड़ता, सब्जेक्ट टू करेक्शन पाकिस्तान में 3 सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान का ये इतना हाई पावर्ड जो है, ये भी एक। और टीओआर उसके अभी तक तले साहब आपने देखे? जी, टीओआर मैंने नहीं देखे, और टीओआर पर ही डिबेट जाके ठहरेगी कि वो क्या निकालेंगे, क्या होंगे। एक, क्या वो किसको बुलवाएंगे, क्या वो उन इल्जामात के पैराए के अंदर रह के अपनी तहकीकात करेंगे जो ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं, क्या वो तमाम इम्कानात के ऊपर गौर करेंगे, वो किस किस को बुलाएंगे। ये बड़े अहम इश्यूज हैं, क्योंकि अभी तवक्को ये बन गई है, थैंक्स टू द मीडिया डिबेट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, हम सब बात कर रहे हैं, कि जी चूंकि हमने कह दिया है कि डीजीआईएसआई इन्वॉल्व है, कमीशन 3 रुकनी बन गया, उसने डीजीआईएसआई को बुलवा लेना है, कोई टीओआर्स की बात नहीं कर। लेकिन जैसे साहब की बात देखें कितनी वजनी है, वो कहते हैं कि उसकी स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट एज एविडेंस यूज ही नहीं हो सकती। तो जो 3 दिन से 2 दिन से ये खप डाल रहे थे कि आगे पेश हो जाए सामने और बयान दे दे, तो वो तो फिर वो कहानियां आके जीरो हो जाती है। मैं कह रहा हूँ वो मफरूजा भी गलत साबित होगा। शाही सईद साहब से पूछे, शाही सईद साहब आपको वेलकम करता हूँ, वेरी वार्म वेलकम। ये बताइएगा कि पार्लियामेंट जो है, कौमी असम्बली, सेनेट,
और स्टेट और हुकूमत वक्त एग्जीक्यूटिव जिसका काम है सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, आप लोग क्या करेंगे? लीडर्स हैं पाकिस्तानी कौम के। मलक साहब, ये एक ऐसा अलमिया है कि हामिद मीर का जो वाक़या है इसकी तो सब लोग मजम्मत करते हैं और बात है मजम्मत की। पार्लियामेंट क्या करेगा? पार्लियामेंट तो ज़ाहिर लगा हुआ है। आज भी हामिद मीर पे मीडिया ने बाइकाट किया था, उसको छोड़ने के लिए अपोजिशन और हुकूमती जो लीडर थे दोनों गए, उनको मना के भी ले आए और उसके ऊपर डिबेट बातें भी हुई। लेकिन मैं इस वक्त मौका पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हामिद मीर का वाक़या जितना संगीन, जितना गलत, जितना जुल्म हुआ है, उससे कई ज़्यादा जुना जो हमारे मुख्तलिफ इदारे के ऊपर जो इल्ज़ाम आया, या सच है या झूठ है, ये बात की बात है। लेकिन बात है रसवाई की। अब इस वक्त जो कमीशन की बात चली, तो पाकिस्तान के तारीख़ कमीशन के बारे में कोई इतना अच्छा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस मरतबा खुदारा इस कमीशन का कोई मॉडलिटी, कोई तरीक़ाकार पे हो जाए, कोई टाइम फ्रेम पे हो जाए और उनका रिजल्ट सामने आ जाए। जितना मैं ही समझता हूँ कि जितना हामिद मीर वाला मसाला सीरियस है, उससे कई गुना हमारे इदारों की जो इज़्ज़त पे बात आई है या जो दुनिया में रसवाई हुई है, वो भी हमारे लिए एक इस मुल्क का इदारा है। मुल्क अगर वाक़या पेश आया है तो जो होम डिपार्टमेंट है सिंध का और जो हुकूमत सिंध है उसका रोल, और इसी तरीके से वफाक में जो वजारत दाखिला है और ISI बज़ात खुद जो है प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है, इन 3-4 जो जगह हैं, इधर से क्या चीज़ सामने आनी चाहिए? क्योंकि 2 दिन से मीडिया के ऊपर तो जो खप जारी है, लेकिन अमली इक़दामात के तौर पर इन 4 लोगों ने क्या किया? प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, होम डिपार्टमेंट सिंध या कायम अली शाह चीफ मिनिस्टर, जहाँ ये सारे वाक़यात हो रहे हैं, जो लोग इंचार्ज हैं इन सारी चीज़ों के। देखो, अभी तक तो सिर्फ वही बात है जो मीडिया पे आते हैं, वही चीज़ें आ रही है सामने। प्रैक्टिकल क्या चीज़ है कोई नहीं। अभी जिस तरह से कैमरों की बात हुई थी, तो कल हमारे साथ एक प्रोग्राम में शर्जील मेमन ने बोला था कि वो लिंक डाउन था, वही जो स्पेशल कैमरा जो उसी जगह पे, ये कौन है, क्या रिपोर्ट है, और हमारे साथ अगर वफाकी हुकूमत मदद करेगा तो हम पॉइंट आउट करेंगे। जाहिर बात है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो अहमियत है उस बात की है कि कमीशन और कमीशन के साथ जो कारकर्दगी जो रोल है, इस मरतबा भी अगर ऐसा किया जाएगा तो मैं ये समझता हूँ कि ये मीडिया की भी तजलील है, अदलिया की भी तजलील है। बदकिस्मती ये कि पार्लियामेंट की भी तजलील है और अब इदारों की भी अगर तजलील शुरू हो जाए जिस मुल्क में, तो वो मुल्क मेरे ख्याल में मुल्क नहीं रहता, ये तो जंगल का कानून हो जाएगा। अब उस रिस्पॉन्सिबल इदारे वापस आपकी तरफ आता हूं, जितने कमीशन आज तक बने उन कमिश्नरों ने निकाला क्या? मेमो कमीशन खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, नवाज शरीफ साहब अदालत चले गए थे, उससे क्या निकला? सलीम शहजाद वाले से क्या निकला? कमीशन में से कमीशन भी नहीं निकल सका, वाले से क्या निकला? कमीशन शायद निकल गई। और अभी जो आप शाहिद सैयद साहब से सवाल कर रहे थे वो बड़ा दिलचस्प था कि क्या करेंगे। और देखिए, तीनों असम्बलीज जो हैं वो करारदादें पास कर रही हैं, सेनेट ने भी कर दिया, कौमी असम्बली ने भी कर दिया, बाकी जो मुख्तदर इदारे हैं वो सब प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, बयानात उनके आ रहे हैं, बस काफ़ी है। और हुकूमत ने इतना ही करना था, मजीद प्रेशर डालेंगे तो मजीद बयान आ जाएंगे सामने आपके, और आप उनमें हमें और तशवीश है, शदीद तशवीश है, आप अपने इदारे में रख लीजिएगा, पीछे दीवार पे लगा ले और बस काफ़ी है। स्टेट समझती है कि उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया। और ये वो 65 साल की हिस्ट्री है हमारी जो मसलसल दोहराई जा रही है। कोई भी शख्स कत्ल हो जाए, किसी के ऊपर हमला हो जाए, कोई बेवा हो जाए औरत, कोई बम ब्लास्ट हो जाए, 50,000 लोग मर गए हैं पिछले 10 सालों के दौरान, 7,000 फौजी शहीद हो गए इसमें। और उनके बारे में क्या किया स्टेट ने, क्या किया हुकूमत ने, किस इदारे ने क्या किया? कोई एक इदारा बता दीजिए। इमरान फारूक कत्ल हुआ था लंदन में और उन्होंने 6 महीने की फुटेज निकाली उसकी रैकी की कि 2 लोग हैं जो मसलसल उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। पहले एक बंदा चल रहा है, फिर उसके बाद 1 हफ्ता पहले मर्डर के 1 हफ्ता पहले से उसकी रैकी कर रहा है। 6 महीने की फुटेज उन्होंने निकाल के अपने पास रखी। उसका कैमरा ही बंद था, आपको पता है, हमारे कैमरे वो वाले ऑफ हो जाते हैं जब गोली चलती है। एयरपोर्ट से निकलते हैं, कुछ पता नहीं है, गाड़ी में बैठते हैं, कुछ पता नहीं है, उस पुल के नीचे से गुजरते हैं जिसके सामने कैमरा लगा हुआ है, कुछ पता नहीं है वो लोग आए कहाँ से, वो कहाँ चले गए, और उनके पास जो मोटरसाइकिल थी उसकी नंबर प्लेट क्या थी, जिस गाड़ी में बैठे उसकी नंबर प्लेट क्या थी, किसी को कुछ पता नहीं है। जब इस तरह रियासत चलेगी, जब इस किस्म के इदारे होंगे, वो ये समझेंगे कि बयान देना काफ़ी है, तो फिर उसमें इसी किस्म का नतीजा निकलेगा जी। जिस जगह पे वाक़या हुआ था और जिस टाइम पे हुआ, और वो जो लोकेशन भी है, वो ऐसी जगह नहीं है कि कोई रात के अंधेरे में आया था जंगल में छुप गया। आप समझते हैं कि ये सारे लोग इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि वो आके छुप जाएंगे? मुझे इस पे शदीद डाउट्स हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं पहले दिन से आपको भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि ये जब तक इनकी कॉन्फिडेंस ना हो तब तक बंदे नहीं छुप सकते। नदीम, बतौर सहाफ़ी मुझे ये कहने दीजिए, मुझे नहीं पता, ना ही मेरा काम है ये जानने का। मैं तो उन मालूमात के हवाले से बात करूंगा जो हमारे पास मौजूद हैं।
आपने जिक्र किया था कैमरों का, मैं जियो के रिपोर्टर हैं डोगर, जिन्होंने हामिद मीर के ऊपर हमले को फौरन बाद रिपोर्ट भी किया, 18 मिनट बाद उनका पेपर चल रहा था, अफजल नदीम डोगर, उनकी मैं बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि चूंकि पुल नया बना था वहां पे कैमरे हैं ही नहीं। कह रहे हैं कि हमने अपनी तहकीक की है, ये नहीं कैमरे फंक्शन नहीं करते, वहां पे कैमरे हैं ही नहीं। ये उनकी तरफ से मुझे मालूमात काम नहीं कर रहा था। लेकिन मैं डोगर साहब की आपको बात बता, मैं आपको तायद करूं, रात वो जो सीसीपीओ ने खुद कहा कि उस जगह कैमरा नहीं था। सो मेरे लिए मालूमात है, मैं खुद वहां पर मौजूद नहीं हूं, लिहाजा मैं अपनी जो तखय्युल की उड़ान है उसको मुख्तलिफ अस्मात में नहीं ले जाना चाहता। मेरा मुतालबा बतौर वर्किंग सहाफ़ी और हामिद मीर के कोलीग की हैसियत से और उन तमाम लोगों की कोलीग की हैसियत से जो पाकिस्तान के अंदर शहीद हो चुके हैं, और एक हामिद मीर के ऊपर हमला हमें उसको हाईलाइट करना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके केसेस दबे हुए हैं। अरे दबे हुए क्या? हिदायतुल्लाह के मामले में क्या होता है? उनके बिहाफ के ऊपर मुझे ये कहना है कि हमें मुजरिमों तक पहुंचना है। लिहाजा और ऐसा भी नहीं है, ठीक है पाकिस्तान के अंदर बड़ी खराबियां भी हैं, अगर हमारे पास मालूमात नहीं है तो उससे मुराद ये नहीं है कि इदारों के पास मालूमात नहीं है। वली बाबर का केस रिजॉल्व हुआ है, बहुत देर बाद हुआ है, लेकिन वली बाबर का केस रिजॉल्व हुआ है, डेनियल पर्ल का केस भी रिजॉल्व हुआ, बेनजीर भुट्टो के जो मुलजिम है और मुजरिम है उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। आराम मुख्तलिफ हो सकती है वो कौन लोग है, तो ऐसा नहीं है कि रियासत बीबी वाले केस में दूसरे दिन बैतुल्लाह की टेप भी आ गई थी और इन्होंने वेरिफिकेशन भी खुद ही दे दी थी। उसके अंदर बहुत सारे बल फेर है, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो कह रही है कि ये लोग मौजूद हैं और हमने इनको पकड़ा हुआ है, तो रियासत के पास ये सलाहियत मौजूद है, हमें उस सलाहियत के ऊपर फोकस करना चाहिए। एक जोर इसी पे रहना चाहिए कि ले गया हो। हाँ, मुझे नहीं पता, ये जज साहब बेहतर बता पाएंगे कि क्या कमीशन को इस वक्त इस्टेब्लिश करके हम जो मौजूदा निजाम है इन्वेस्टिगेशन का और जो आम निजाम है उसके अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो नहीं दे? आई डोंट नो। डेफिनेटली देखिए, मैं आपको बताऊं, ये मैंने जैसे स्टार्ट में कहा, ये क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस को सॉल्व करना है इन्वेस्टिगेशन के जरिए, और एक बेहतरीन, हाँ थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं, FIR कमीशन पहले देखें ना जी, कैसे गुजारिश है। अब ये एक बात और भी हो सकती है, मिसाल के तौर पर अगर कमीशन अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है वो और जरा सुस्त पड़ जाएंगे। बात ये अल्टीमेटली ट्रेस करना, कमीशन का काम जो है वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन और FIR नहीं रोकेगा नहीं, लेकिन स्लो डाउन होगा। कमीशन में देखिए कुछ बातें हो सकती हैं जो उसका एक पहलू ये है कि अगर मिसाल के तौर पर इल्जाम किसी बहुत सीरियस जैसे कि इल्जाम लगाया गया है, तो अब अगर क्या सवाल ये क्या CCPO भी अगर इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज हो तो क्या उसमें ये मतलब हैसियत होगी कि वो उन तक अप्रोच कर सके? एक बात। इसी तरीके से FIA, लेकिन कमीशन शायद एक बात कर सकता है कि देखें, मेरा ख्याल है जितनी ये टेक्नोलॉजी और जिसकी ये बात कर रहे थे ना तलब साहब, ये सारी ये महारत उनके पास है। तो जब कमीशन वाले ये काम जरूर कर सकते हैं, किसी को अपॉइंट कर सकते हैं कि वो ये कहें कि जनाब ये वाकया हुआ, आप बताइए कि आपके पास इस बारे में इस हमले के बारे में कोई किसी किस्म की इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी? वन। दूसरी बात यह है कि ये मोबाइल है, इसकी भी 2-3 बातें हैं। एक बात है सिम की, एक बात है वो मोबाइल जिसका नंबर है, दोनों चीजें ट्रेस। तीसरी बात यह है कि यह भी मुमकिन है, जैसे साहब अब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि उस एरिया में जो कॉल जितने कॉलें भाई 7-7 में पूरा रिकॉर्ड लेके मोबाइल कंपनी से आप सामने टेक्स्ट रखें, आपको बंदे मिलेंगे। ये नहीं हो सकता कि ना मिले। वो महारत जो है ISI वगैरह इनके पास है, लेकिन ये भी पॉसिबल है अगर मिसाल को बहुत ही सीरियस लोग हैं बीच में इनाल, हो सकता है मोबाइल से हटके कोई चीज इस्तेमाल की गई हो, तो ये यहां पर उनकी जो है मदद जो है ली जा सकती है। ब्रेक करीब आ गया जी, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक ले लें। कराची में वो जो है ना ये व्हाट्सएप और ये इस टाइप की चीजें, वो मेरे ख्याल में अभी ये कहते थे कि कराची पुलिस वाले नहीं कर सकते, चाहिए उसके लिए, वो इतनी स्पीड नहीं होती है सड़क के ऊपर। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापसी पे शाहिद सैयद साहब के पास चलते हैं, इनसे भी पूछेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शाहिद सैयद साहब, आप क्या फरमाते हैं? एक जस्टिस साहब ने कहा कि FIR में जो ताखीर है वो केस को खराब कर सकती है, और एक मीडिया के ऊपर जो बहस जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसने भी शायद केस को काफी नुकसान पहुंचाया है। फोकस तहकीकात से हटके किसी और तरफ चला गया। अब क्या करना चाहिए? नजीम मलिक साहब, ज़ाहिर है लीगल पॉइंट तो वकील है, ये जानते हैं। जो आपके पास इनकर बेटे माशाल्लाह चौधरी साहब है, तलत साहब, वो सब इस चीज़ों को समझते हैं और अच्छी बात है, सही। वाकई FIR जितना डिले होगा उतना उसकी पावर और कम होगी। इसका मतलब है कि बंदा कन्फ्यूज है, कन्फर्म नहीं है। अगर कन्फर्म चाहिए तो पहले मिनट में FIR कट जाता है, उसकी अहमियत और है, 2 घंटे बाद और है, घंटा दिन बाद और है।
लेकिन मैं जो एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो ये है, मेरे नज़दीक ये तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि हामिद मीर बच गया, अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, उनके बच्चों, उनके वरसा, माँ बाप या भाई बहनों के लिए अल्लाह ताला उसको अच्छी ज़िंदगी दे। जो दूसरी साइड पे जो इदारे के ऊपर जो इल्ज़ाम आया, इनके दोनों पहलू बुरे हैं। अगर ये बात साबित होती है तो भी बहुत बुरी बात है और बहुत दर्द वाली बात है, और अगर झूठा इल्ज़ाम होता है तो ये उससे ज़्यादा बुरी बात है। लिहाजा हम ऐसी जगह पे आए कि एक तरफ काई और दूसरी तरफ कुआं, मरना दोनों में, दोनों ही बर्बादी है, दोनों ही बुरी है। अगर वो मुलव्वस साबित होते हैं तो भी ये मैं समझता हूँ कि बहुत तकलीफ दे मुल्क के लिए और दुनिया के लिए। और अगर झूठा इल्ज़ाम साबित होता है कि झूठा है तो वो भी और भी हमारे लिए ज़्यादा तकलीफ दे है कि आया हमारे मुल्क में ऐसे ही भी होते हैं कि हम अपना वो इदारे जो मुल्क को चलाते हैं और उनका भी हम दाव लगाते हैं। जुआ आदमी खेलता है मगर पैसों का खेलता है, अपनी बका पे, इज्जत पे जुए नहीं खेले जाते। तो इसलिए मुझे ज़्यादा तशवीश इस बातों का है कि खुदा करे कि ये सही सिमत पे निकले, और अब उस इदारों का काम है कि उसको पाए तकमील तक पहुँचाए और कमीशन ऐसी लाई जाए कि उसके वरसा भी मुतमईन हो जाए, लेकिन 18 करोड़ आवाम भी इस बात से मुतमईन हो जाए कि ऐसा नहीं है। बहुत मेहरबानी। तलत साहब, कमीशन जितने भी बने, मुझे हर कमीशन के क्याम के बाद और उसकी रिपोर्ट देखकर ये लगता था कि वो कवर अप प्रोवाइड करते रहे, कहीं पहुंचाया नहीं उन्होंने। जितने भी सबको सामने रख लें तो वो कवर अप के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। थोड़ा लोगों का गुस्सा निकल जाता है इस आस पे कि 3 जज बैठे हैं, कुछ निकाल देंगे इसमें से। जब हम ये बातें करते हैं कि मीडिया ने क्या सवालात उठाए, तो कुछ अरसे में मीडिया के ऊपर कुफर के फतवे बड़े फरावानी से आते थे। TTP ने पूरे पाकिस्तान को बताया कि उनके साथ फौज ने, SI ने क्या ज्यादती की। तो शायद मुझे लगता है ये उसकी कंटिन्यूएशन थी। मैं मीडिया एथिक्स की तरफ फिर दोबारा सवाल दोहरा रहा हूँ कि हमें कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने अखबारात में सीखी थी, वो कुछ रिसेंट पास में बेड़ागर्क की हो गई है, यही लगता है। जी, बेड़ागर्क हो गई है, सत्यानाश उन एथिक्स का हो गया है। लेकिन जहाँ पर सत्यानाश हो वहाँ पर उनकी ज़रूरत भी इतनी ही शिद्दत से महसूस की जाती है। आज अगर हम ये जाविया उठा रहे हैं तो हम एक तरफ से मातम कर रहे हैं उन रवायात का जिनकी हमने पासदारी नहीं की और जो अब मुकम्मल तौर पर वो ख़त्म हो गई हैं, या क्रिटिकल एरियाज़ के अंदर। देखें, हमने अपने असलूब के अंदर क्या सीखा है कि अगर आप खुद भी ऐनी शाहिद हैं तो फिर भी आपको एक सोर्स साथ और लेके आना है। सिर्फ एक आम सी स्टोरी या एक्सीडेंट को रिपोर्ट करते हुए उसके बगैर आप नहीं कर सकते, एडिटोरियल जजमेंट आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। चे जायका एक बयान, एक अफवाह, एक खदशे को खबर में तब्दील करके, उसको बहस में तब्दील करके, नतायज अखज़ करके आप जजमेंट पास कर देते हैं। दरअसल हुआ ये कि मालिकान की लड़ाई शुरू हो गई है। मुझे ये कहने दीजिए, इंडस्ट्री के अंदर मालिकान की लड़ाई शुरू हो गई है, ग्रुप्स बन गए हैं और हर किसी का ख्याल है कि एक ग्रुप के पीछे कोई ताकत खड़ी है, किसी के पीछे हुकूमत खड़ी है, किसी के पीछे आर्मी खड़ी है, किसी के पीछे अमेरिका खड़ा है या कुछ भी। लेकिन बात केसेस में ये डिवाइड बड़ी वाज़ेह है, लेकिन जर्नलिस्ट का तो एक अपने एथिक्स है ना। लेकिन जर्नलिस्ट को किसी न किसी के लिए काम करना होता है बदकिस्मती से। मैं ये नहीं कह रहा तलत हुसैन और जावेद चौधरी अपना सारा कुछ भेज देंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप जिस इदारे के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर काम कर रहे होते हैं उसकी इदारती पॉलिसी किसी न किसी तरीके से, हर पर यकसा तौर पर नहीं, असरअंदाज जरूर होती है। तो हमें अपने एथिक्स का तो इल्म है, लेकिन ये जिस लड़ाई का मैं जिक्र कर रहा हूं बैक एंड के ऊपर, मसलन सवाल हमें ये उठाना चाहिए कि इतने 48 घंटे गुजर गए, इतनी बातचीत हुई, हुकूमत वक्त की तरफ से ISI की बिहाफ पर या आर्मी की बिहाफ के ऊपर बयान सामने क्यों नहीं आया? ISPR ने दिया। ISPR ने क्यों बयान दिया? मैं ISPR का नहीं बयान सुनना चाहता, उनका काम नहीं है DG ISI जो ISPR की एक स्टेटमेंट थी जो जनरल उन्होंने राहील को कोट किया था काकुल अकेडमी में, कितना बुरा लगा था कि वो उधर से बयान किया, हुकूमत ने रिएक्शन दिया था। तो इस वाक़े में हुकूमत क्यों नहीं बोली? परवेज रशीद साहब ने बयान क्यों नहीं दिया? 2 बयान आ चुके हैं ISPR। परवेज रशीद साहब का बयान आया था। परवेज रशीद साहब ने ये कहा कि ये वाक़या क्योंकि कराची में हुआ है, सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार है। परवेज रशीद साहब ने वहाँ पे जाके अस्पताल के सामने ये बयान दिया था। उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी शिफ्ट कर दी कि सिंध हुकूमत की तरफ से। सिंध हुकूमत ये चाहती है कि हामिद मीर साहब उठें, नाश्ता करें, चलें फिरें, और उसके बाद जब वो FIR लिखवाएंगे तो उसके बाद फैसला करेंगे। ऐसे हामिद मीर को 6 गोलियां लगी हुई हैं, ये ज़हन में रखना चाहिए लोगों को। ये कोई ऐसे नहीं था कि हवा में गोलियां चला के कोई बंदा चला गया वहां से और लाइट में सारे मजा कर रहे हैं, बयान भी कर रहे हैं। मैंने अपने कैमरामैन को CNBC के इसरार को, उसको गोलियां लग के हॉस्पिटल में उसके साथ गया था और मैं आज तक वो मनाजर अपनी नजरों से नहीं उठा सका। हामिद कराची था, उसे मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे वो सारा इसरार वाला 6 गोलियां लगने के बाद जो हालत होती है, जिसने अगर एक खाई हुई है उसको पता होगा कि उसकी क्या हालत होती है। अच्छा, आप कमीशन की बात कर रहे थे ना, ये बड़ा दिलचस्प मुल्क है पाकिस्तान। इसमें जब पाकिस्तान टूट गया तो उसके बाद एक हमूद-उन-नुमान कमीशन बना था जिसने ये फैसला करना था कि पाकिस्तान के टूटने की वजूहात क्या थी। 35 साल तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई थी। इतना बड़ा सानहा।
तो आप ये समझते हैं कि हामिद मीर के ऊपर जो कमीशन बना है उसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, नहीं, मगर एक बात है, चूंकि जो वो सवाल आप पूछते हैं ना कमीशन के हवाले से, वो वाहिद कमीशन था जिसने बहरहाल बड़ी एक्सरसाइज की और दी। अगर उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको पब्लिश नहीं किया या उसको आगे नहीं लेके चला तो कमीशन की हद तक शायद इल्जाम उंगली नहीं उठाई जाती। जैसे अब एबटाबाद कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट लीक हो गया, आपने मैंने तलत साहब ने सारे पढ़ के 4-4 प्रोग्राम भी कर दिए, ठीक है, क्या निकाला आपने? आपको पता है अभी कि उसामा बिन लादेन के लिए किन लोगों को हमने सजा देनी चाहिए थी? आपको ये पता है कि वो रिपोर्ट पड़ी किधर हुई है? वो वजीर आजम के पास पड़ी हुई है, संभाल के रखी है। वजीर आजम साहब के पास एक ऐसे कमीशन की रिपोर्ट पड़ी हुई है जिसको इस्तेमाल करके वो हकीकी अकाउंटेबिलिटी का आगाज कर सकते हैं। वो रिलीज नहीं कर रहे, तो जो कमीशन बनाया उसकी रिपोर्ट के ऊपर क्यों जावेद चौधरी साहब, क्यों कमीशन की रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर साहब के पास पड़ी हुई, लेकिन उन्होंने पढ़ी नहीं। ये सूरत हाल होगी। जावेद चौधरी साहब आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के पास पड़ी है, प्राइम मिनिस्टर ने पढ़ी नहीं और एक और कमीशन बना दिया, और एक कमीशन में मेमो में वो खुद गए थे और बाद में वापस आ गए थे। लेकिन नदीम, मामला बुनियादी ये देखें ना, मजाक करने वाली बात है। ये एक बंदे को 6 गोलियां पड़ी हुई हैं और ये मजाक कर रही है सरकार। लेकिन देखिए, अब इस वक्त आगे की अगर आप बात करें तो वो ये होगा कि हामिद मीर इसके ऊपर क्या स्टैंस लेते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हामिद मीर की फैमिली इसके ऊपर क्या स्टैंस लेती है, मेरे ख्याल में वो डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट इस केस के अंदर होगा। तलत साहब, लगता नहीं पूरी उसकी फैमिली खौफ का शिकार हो जाएगी जो कुछ हो गया? मेरा नहीं ख्याल कि बहादुर आदमी और जिसके ऊपर इतनी बड़ी अटेम्प्ट हो जाए वो खौफ का शिकार नहीं होता। और वैसे भी जिम्मेदारी बहुत वजनी है। बंदा खुद चाहेगा कि उसके जो उसको कत्ल करने की नीयत से आए थे उनकी गर्दन पकड़ी जाए। मेरा नहीं ख्याल कि दैट विल बी ए कंसिडरेशन। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि आई विश ये डिबेट पोस्टपोन की जाती है जब तक हामिद मीर खुद सेंसस में वापस नहीं आ जाता और इसको फैक्चुअल रखा जाता। जस्टिस साहब, तहकीकात का नुक्ता आगाज क्या हो सकता है? क्योंकि 2 दिन से तो हम मीडिया पे बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बाकी लोगों को ख्याल नहीं आया जिन्होंने काम करना है। नहीं, नुक्ता आगाज तो यही होगा ना जनाब कि आप जो है ना एक केस रजिस्टर्ड करते और उसके बाद देखेंगे पुलिस जो है ना उनके पास बहुत जराए होते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो ठीक है, इनफेक्टिव अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद अगर करना चाहे, मैंने डेनियल पर की आपको मिसाल दी ना, 10 दिन में कहां से आ गया बंदा, ठीक है ना, वो करना चाहे तो कर सकते हैं आप। जिनका काम का सर जो भी है, सर टीम अमेरिका से आई, यहां बैठ के पुलिस ने इसकी मदद की, 10 दिन में पुलिस में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि रियल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो किसी ना किसी जगह पहुंच सकते हैं, जो उन इलाकों के लोगों का पता होता है कहीं ना कहीं। भाई आप शुरू तो करें, लेकिन बात यह शुरू तो अभी तक मामला हुआ ही नहीं, ये तो टाइम जाया हो रहा है। जैसा उसका ड्राइवर, उसका गार्ड, उसके पीछे वो जो एक वो करीब में मनी चेंजर गोली चलाई, ये हो नहीं सकता कि आप इतने लोग जो विटनेस है उनकी मौजूदगी में ये कहें कि किसी को पता ही नहीं चला। सीसीपीओ साहब कहते हैं खाके बनाए हैं, खाके बनाए हैं ना तो लाएं उसको कंप्यूटर में डालें, मैच करने की कोशिश करें, भाई लंबी एक्सरसाइज होगी ना। क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए, मैं दोबारा ये कहता हूं कि हामिद मीर मजलूम आदमी है, 6 गोलियां उसको लगी, हमारा दोस्त है, हम उसके साथ हैं, हम उसको इंसाफ देने के लिए मेरा ख्याल तलत साहब, आप सब लोग जो है ना आखिरी जगह तक जाएंगे, आखिरी मुकाम तक उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है हमारे इदारों ने सेंसिबली काम नहीं किया। तलत साहब जी, डिबेट को वापस जुर्म पर आना चाहिए और ये फैंसी कमीशन बनाने के बजाय जो असल काम करने का वो करना चाहिए। FIR दर्ज होनी चाहिए और तहकीकात को फास्ट ट्रैक करवाना चाहिए। तलत हुसैन साहब, जावेद चौधरी साहब, जस्टिस तारिक महमूद साहब और शाहिद सईद साहब, सबका शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।